नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू। अब तक हमने जो सम्राट अशोक है वहाँ तक के मोस्ट एमपी पीवाईक्यू कर चुके हैं और आज करने वाले हैं मौर्य उत्तर काल के पीवाईक्यू। ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो ध्यान रखना, जो चाणक्य है, चाणक्य है, ये कहलाए थे चाणक्य। क्यों कहलाए थे? क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? वो था चनक। ठीक है, एक नाम और मिलता है, वो नाम मिलता है इनका विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ठीक है। एक नाम मिलता है इनका, वो क्या है? वो है कौटिल्य। ठीक है, तो इनके तीन नाम मिलते हैं, एक है चाणक्य, एक है विष्णुगुप्त, एक है कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम क्या था? तो वो था अर्थशास्त्र। हुआ क्लियर? और जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 क्या थे? वो थे अधिकरण। 180 वो क्या थे? प्रकरण। और जो 18 क्या थे? 18 थे इसमें तीर्थ। और तीर्थ को बोलते हैं उस समय का विभाग, यानी आज का जो विभाग है उसमें अर्थशास्त्र में इसे तीर्थ कहा गया। हुआ क्लियर? चाणक्य ने जिस प्रकार से राजनीति पर आधारित जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था अर्थशास्त्र, और उसी प्रकार से एक हुआ है मैकियावेली। मैकियावेली ने लिखा है द प्रिंस। तो द प्रिंस भी लिखी गई है प्रशासन, शासन, राजनीति पर। उसी प्रकार अर्थशास्त्र लिखा गया है राजनीति पर। इसलिए भारत का जो मैकियावेली है वो चाणक्य को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णुगुप्त। हुआ क्लियर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। इतने सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए यहाँ से। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो मैं इसका आंसर बता चुका हूँ कि ये जो है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई है? तो बता चुका हूँ, जिस प्रकार से मैकियावेली ने प्रिंस बुक लिखा है राजनीति सिद्धांतों पर आधारित, उसी प्रकार से कौटिल्य ने राजनीति सिद्धांत पर आधारित एक बुक लिखी, उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो इसकी तुलना किसी की जाती है? मैकियावेली की, द प्रिंस की जाती है। इसलिए मैकियावेली कहते हैं भारत किसे? कौटिल्य को। हुआ क्लियर? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो उसका आंसर क्या है? वो है 15। मैं बता चुका था आपको कि 15 इसमें अधिकरण है, 18 क्या है? तीर्थ है जिसे विभाग कहते हैं, और 180 इसमें क्या है? ये प्रकरण है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो अर्थशास्त्र है उसमें राजा के कर्तव्य को बताया गया है, पहला सही है। दूसरा, यहाँ देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, बिल्कुल गलत। यह राजनीति के सिद्धांत पर स्थापित करता है, ये भी सही है। यह वित्तीय सुधार की आवश्यकता करता है, ना कि अर्थशास्त्र ने कि जिस प्रकार से भूमि होती है, भूमि में किस प्रकार से अनाज उगता है, अनाज को बाजार में बेचते हैं, और बेचने के बाद जो धन अर्जित होता है उस प्रकार से पूरी व्यवस्था बताई गई है, किस प्रकार से अर्थ का शास्त्र क्या है वो बताया गया है इसमें। तो वित्तीय सुधार की बात की गई है इसमें, पर कहीं पर भी आर्थिक जीवन का वर्णन नहीं मिलता। और एक चीज़, यहाँ पर व्यापारिक मार्ग का भी उल्लेख नहीं मिलता। तो व्यापारिक मार्ग और आर्थिक जीवन का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ बोला उसने कौन सा नहीं है। हुआ क्लियर? अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो उसे कहते थे लक्षणाध्यक्ष।
अब ये क्वेश्चन आपको क्यों याद करना था, तो उसके पीछे रीज़न है, सिक्के से क्या होता है, अर्थव्यवस्था चलती है। उस समय की इकोनॉमी, जैसे कि आज का जो नोट है, आज का जो रुपए है, उस समय के सिक्के थे। अब सिक्के जो ढलवाएगा, उसका जो अधिकारी होगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय की जो राज व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था चलती थी उससे, किससे, सिक्कों से। तो सिक्के उस समय के बताते थे इकोनॉमी की शक्ति। तो जहाँ पे इकोनॉमी आ गई, वहाँ पे उसका जो भी अध्यक्ष होगा वो क्या कहलाता था, वो आपको याद होना था। इसलिए ये क्वेश्चन वहाँ से किया है कि इसका आंसर क्या हो गया, लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहते थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकाराध्यक्ष। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, जिसे क्या बोला गया है, विभाग बोला गया है। इसमें 15 क्या है, 15 है अधिकरण, और 180 क्या है, 180 इसमें क्या है, वो है प्रकरण, और 4000 के आसपास इसमें श्लोक है। हुआ क्लियर। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है, तो इसमें न्यूनतम जानकारी मिलती है किसकी, वो मिलती है व्यापारिक मार्ग की। हुआ क्लियर, ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम वर्णित सप्तांग की धारणा में क्या सम्मिलित है, ये ध्यान रखना कि जो कौटिल्य की क्या है, वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र में क्या दिया गया है, 15 क्या है, ये है अधिकरण, ठीक है। और इसमें जो छठा अधिकरण है, ठीक है, उसमें जो है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि 7 अंग होते हैं किसी भी राज्य के। तो उसमें पहला होता है राजा, दूसरा होता है अमात्य मंत्री, तीसरा होता है जनपद, चौथा होता है दुर्ग, पांचवा होता है बल या सेना, छठवा होता है कोष, और सातवां होता है मंत्री। हुआ क्लियर। जिसमें राजा को बोला गया है सिर, अमात्य को बोला गया है आंखें, जनपद को बोला गया है पैर, दुर्ग को बोला गया है भुजाएं, बल सेना को बोला गया है मस्तिष्क, और कोष को बोला गया है मुख, मित्र को बोला गया है कान। तो सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताता है क्या, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा, राजक्षेत्र, प्रशासन, राजकोष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि इसमें जो 7 अंग दिए गए हैं, सातों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि राजा को सिर बोला गया है, अमात्य को आँख बोला गया है, जनपद को पैर बोला गया है, दुर्ग को भुजाएं बोला गया है, बल को मस्तिष्क बोला गया है, कोष को मुख बोला गया है, कान को मित्र बोला गया है। इस प्रकार से पूरे आपको 7 याद होना चाहिए। हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है, तो इसमें 7वां अंग आया था क्या, मित्र। यानी देखना, राजा पहला, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा बल सेना, छठवा कोष, सातवां मित्र। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी, मित्र। वह क्लियर। जनपद कौन सा है, ये तीसरा है, दुर्ग कौन सा है, ये चौथा है, कोष कौन सा है, छठवा है। वह क्लियर, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें जो सीता अध्यक्ष है उसका संबंध किससे है, वो है कृषि से। वह क्लियर। यानी कि राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष था, यानी क्या, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था, वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। वह क्लियर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो ध्यान रखना, जो मौर्य काल है वहाँ पे थी न्याय व्यवस्था, ठीक है। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, वो था न्यायालय। हुआ क्लियर। न्यायालय में भी 2 न्यायालय थे, एक था दीवानी मामला, एक था दीवान न्यायालय, और एक था फौजदारी न्यायालय। हुआ क्लियर। जो दीवानी मामले हैं उसका जो दीवानी न्यायालय हैं उसका जो होता था न्यायाधीश, वो कहलाता था धर्म महामात्र, ठीक है। और जो फौजदारी न्यायालय है इसका जो न्यायाधीश कहलाता था वो कहलाता था क्या, कंठक शोधन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन
1 और 4, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दीवानी मामले यानी कहलाते हैं सिविल मामले, इसमें कि आपको सजा का प्रावधान नहीं होता, और फौजदारी मामले वो कहलाते हैं जिसमें दंड का प्रावधान होता है, इसमें जेल तक होती है। जैसे कि आज भी जो है इसे कहते हैं दीवानी यानी सिविल मामले, फौजदारी यानी क्रिमिनल मामले। ठीक है, तो दीवानी मामले में अगर कोई बैठता है जज आज, उसको बोलते हैं सिविल जज, और जो न्यायाधीश सेशन न्यायालय में बैठ गया यानी फौजदारी मामले देख रहा है तो उसे कहते हैं मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को जो है सजा और दंड और जुर्माना लगाने का अधिकार है, परंतु जो सिविल न्यायाधीश है उसे ओनली जुर्माना लगाने का अधिकार है, दंड देने का अधिकार नहीं है। तो ये होते हैं सिविल मामले और ये होते हैं फौजदारी मामले। सिविल मामले के अंतर्गत ज़मीन जायदाद वाले मामले आते हैं। ठीक है, और जो फौजदारी मामले होते हैं उसमें अगर मर्डर केस, रेप आदि जो मामले होते हैं वो फौजदारी मामले में जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ई 1 और 4। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके काल में सेल्यूकस निकेटर का एक आया था राजदूत, उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर के परिषद में 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे थी 6 समिति और हर समिति में कितने होते थे? 5 होते थे सदस्य। तो इस प्रकार से 30 व्यक्ति होते थे वहाँ पर, समिति के सदस्यों की संख्या होती थी कितनी? 30 होती थी। ठीक है, हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन कर ले कि आपको किसने पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में 5 समिति या 6 समिति का उल्लेख किया गया है, तो उसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ राजदूत था। किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो युद्ध है 305 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसका वर्णन जो है एपियानस ने किया है। और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है और संधि के पश्चात जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है उसके पुत्र हेलना से, और प्लस वो 4 राज्य देता है दहेज में, किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी संधि के अकॉर्डिंग जो है सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत मेगास्थनीज भेजता है, और यहाँ पर रहकर वो एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है इंडिका। और इसी इंडिका बुक के माध्यम से हम मौर्य काल की राजनीति, मौर्य काल का समाज, मौर्य काल की जो प्रशासन है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो उसका आंसर क्या है? वो है मेगास्थनीज का इंडिका। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ध्यान रखना, जो मेगास्थनीज है उसने एग्रोनोमी के बारे में बताया है। वो व्यक्ति होता था क्या? जो मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी होता था क्या? एग्रोनोमी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है अधिकारी और इसमें दिया गया है अधिकारी संबंधी विभाग। ठीक है, जो समाहर्ता होता था वो राजस्व का होता था प्रधान। ठीक है, जो सन्निधाता होता था वो होता था कोषपाल। जो संस्था अध्यक्ष होता था वो कहलाता था बाजार अधीक्षक। जो अंतर्विषिका होता था वो होता था महल के रक्षक का प्रमुख। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे मिलान कर लेना। रज्जुक थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो रज्जुक है ये मौर्य प्रशासन या शासन में अधिकारी होता था। कौन सा? भूमापन वाला। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल और माप का प्रभारी होता? वो है पौता अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने संबंधित था? तो उसका आंसर क्या है? वो है समाहर्ता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अशोक के शासन में प्रतिवेदन क्या करते थे? तो अशोक के शासन में जो प्रतिवेदन है ये घटनाओं की सूचना देते थे। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तो ध्यान रखना, अशोक का जो शासन काल था उसमें जो प्रांत थे कौन से? तक्षशिला,
तोसल और उज्जैनी यहाँ के जो राज्यपाल नियुक्त होते थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र में पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, धौली मुख्य शिला राज्य देश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें बताया गया है साम्राज्य का विस्तार, ये भी सही है, प्रशासन नीति ये भी सही है, धार्मिक विचार ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा यह सभी। मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो उसका आंसर है पण। ठीक है, जैसे कि आप देखना आपको यहाँ पे मिलेगा करसा पण, करसा पण मिले या पण मिले। ठीक है, इन दोनों का आंसर क्या है? ये इसका मतलब होता है चांदी का बना हुआ सिक्का। ठीक है, एक होता है निष्क और या स्वर्ण यानी सोने का बना हुआ सिक्का। ठीक है, एक होता है मसक, मसक का मतलब होता है तांबे का सिक्का। ठीक है, और एक है काकर्णी यानी तांबे का बना हुआ छोटा सिक्का। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा चांदी का बना सिक्का। ठीक है, एक होगा निष्क, इसका मतलब क्या होगा? सोने का बना सिक्का। इसका मतलब क्या होगा? मासक का, इसका मतलब होगा तांबे का बना सिक्का। ठीक है, और एक होगा काकणी, इसका मतलब होगा छोटा सिक्का, किसका? तांबे का। वह क्लियर? तो सारे आपको याद होना चाहिए। पण आय या करसा पण आय ये मौर्यकालीन प्रधान सिक्का था, इसलिए यहाँ पे इसका बारे में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्लियर? मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के थे। ठीक है, तो जो मौर्यकालीन सिक्के थे ये थे पंचमार्क सिक्के। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो मौर्य उत्तरकालीन जो MCQ और जो PYQ थे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।